अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टडी ऑफ मलेरिया। हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि मलेरिया जो है ये कब शुरू हुआ और कब इसके बारे में हमें मालूमात मिली, और स्पेशली हमने इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ना है एज एग्ज़ाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जो पीछे आप बायोलॉजिकल मेथड पढ़ के आए हैं ना, एक ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हमने इसके पढ़ना है। आपको मलेरिया पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहली बात यह कि मलेरिया जो है ये एक कॉमन डिजीज़ है इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आम सी एक बीमारी है, ये हमें अक्सर हो जाती है या कुछ लोगों को कभी हुई भी होगी। एंड 2000 साल पहले, यानी अगर आप आज से 2000 साल पीछे जाएं, उस वक़्त जो फिजिशियन थे, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, आज से 2000 साल पहले डॉक्टर वर फेमिलियर विद दिस डिजीज़। डॉक्टर इस बीमारी से आगाह थे, उनको पता था कि मलेरिया नामी एक बीमारी है, लेकिन उस वक्त इसके बारे में ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ ये पता था कि मलेरिया एक बीमारी है और इस बीमारी में क्या होता है, चिल यानी सर्दी लगती है और फीवर यानी बुखार हो जाता है। सिर्फ इतना पता था, और ये बार बार होता है, यानी बार बार बुखार होता है, सर्दी लगती है मरीज़ को। ये पता था कि ये एक बीमारी है, इसको मलेरिया कहते हैं। बाकी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, ये कैसे होता है, कब होता है। हाँ, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया के बारे में उस वक़्त कि इट इज़ मोर कॉमन इन दोज पीपल लिविंग इन मार्शी एरियाज़। मलेरिया की बीमारी आमतौर पे उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कहाँ रहते हैं, मार्शी एरियाज़। तो बेटा मार्श कहते हैं दलदल को। दलदल जंगल के अंदर एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे गारा वगैरह हो, पानी खड़ा रहे और गारा वगैरह बन जाए, कीचड़ आप कह सकते हैं। कीचड़ वाले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती थी। सिर्फ ये पता था, बाकी कोई नहीं था पता उस वक़्त की बीमारी कैसी होती है, क्योंकि हम 2000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो ख़याल कॉमन उस वक़्त ये था, क्योंकि ये मार्च के अंदर लोगों को ज़्यादा होती है, तो एक आम नज़रिया ये था कि जो मार्च का स्टेंजेंट वाटर है, स्टेंजेंट मतलब गंदा पानी है मार्च का, वो मतलब आप समझ लें कि ये मार्च है, गारा वगैरह है, यहाँ पे गंदा पानी होता है। इस गंदे पानी के ऊपर से जो हवा आती है, उस हवा में जब हम सांस लेते हैं यानी ब्रीथिंग करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जरासीम दाखिल होते हैं, फिर हमें बीमारी लग जाती है मलेरिया की। ये नज़रिया था कि गंदी हवा की वजह से मलेरिया होता है, इसीलिए ये मलेरिया को हम मलेरिया कहते हैं। क्योंकि माला का मतलब होता है माला बैड एंड एरिया हवा यानी एयर, तो बैड एयर। ये समझा जाता था कि जो बैड एयर है मार्श की वजह से, वहाँ उस हवा में सांस लेने से मलेरिया होता है, यानी असल वजह मलेरिया की वो गंदा पानी है मार्श का। तो ये एक हाइपोथेसिस था। इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, सम वॉलंटियर्स ड्रिंक मार्श वाटर। कुछ जो रज़ाकार थे, क्योंकि उस वक़्त ये बीमारी बहुत सारे लोगों को बीमार करती थी, तो कुछ फिर लोगों ने अपने तौर पे पानी को पी कर देखा कि क्या वाकई गंदे पानी से मलेरिया हो जाता है। जब उन्होंने पानी पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जो हाइपोथेसिस बनाया गया था कि गंदे पानी की वजह से मलेरिया होता है, वो गलत है, बल्कि वो मार्श का वाटर मलेरिया क्रिएट नहीं करता, मलेरिया की वजह कुछ और है। अगले 1700 साल तक लोगों को, साइंसदानों को, डॉक्टर को समझ ही नहीं आई कि मलेरिया की वजह क्या है। फिर आ गई 70th सेंचुरी। 70th सेंचुरी से मुराद है 1600 से लेके 1699 तक का जो साल है। इन 100 सालों के अंदर 70th सेंचुरी के शुरू में ना एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई, जिसको हम कहते हैं अमेरिका। आपको पता है कि अमेरिका जो है ना, ये काफ़ी दूर है बाकी के कॉन्टिनेंट से। तो इससे जो बाकी कॉन्टिनेंट है जैसे यूरोप, एशिया वगैरह, ये काफ़ी दूर है। तो यूँ समझ ले कि ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, बीच में काफ़ी बड़ा समंदर है। तो अमेरिका 70th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ ना, फिर तिजारत शुरू हो गई,
ये यूरोप से कुछ सामान जो है वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका जाता था, अमेरिका से कुछ सामान यूरोप आता था। जिस तरह उस वक़्त तिजारत हुआ करती थी, ट्रेड हुआ करती थी, वो शुरू हो गई। उस वक़्त ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी बहरी जहाज़ में। अब उसी दौर में एक बार्क थी जिसको कहते क्यों ना एक दरख्त था। उस दरख्त की जो छाल होती है ना, वो उसको हम बार्क कहते हैं। बार्क मीन छाल। कौन सा दरख्त? क्यों ना। उसकी छाल जो है ना वो फीवर के लिए बड़ी मुफीद थी। यानी जिन लोगों को बुखार होता था वो क्यों ना की छाल इस्तेमाल करते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो हुआ ये कि अमेरिका के अंदर ये दरख्त था। कौन सा? क्यों ना। अब ये दरख्त की छाल जो है ये अमेरिका से यूरोप आने लग गई। यूरोप में नहीं थी, तो यूरोप में मरीज़ों का इलाज होने लग गया। इस छाल से बुखार से बड़ी जल्दी आराम आ जाता था। अब हुआ ये कि ये बहुत ज़्यादा बिक रही थी। ये छाल जो है ना क्यों ना ये काफ़ी ज़्यादा बिकने लग गई। इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो फिर उसमें बेईमानी भी आ जाती है। सेम यही चीज़ हुई कि ये जो क्यों ना की छाल थी, इसमें बेईमानी यानी 2 नंबरी आ गई, जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं। कुछ लोग जो डिसऑनेस्ट थे, जो बेईमान लोग थे, जो बेईमान डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे, उन्होंने क्या किया, क्यों ना से मिलती जुलती एक और बार्क अमेरिका से यूरोप भेजने लग गए। वो बार्क थी बेटा सिंकोना की। एक और दरख्त जिसका नाम है सिंकोना, इसकी छाल भेजने लग गए। ये बहुत मिलती थी, देख के पता ही नहीं था चलता किसी को कि ये सिंकोना है या क्यों ना। अब थी तो ये बेईमानी, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा हो गया। फ़ायदा क्या हुआ कि एक्चुअली जो सिंकोना है ना, इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया के पेशेंट जब सिंकोना की बार्क को इस्तेमाल करते थे वो ठीक हो जाते थे। तो यानी ये जो 2 नंबर छाल थी जिसका नाम था सिंकोना, ये मलेरिया के इलाज के लिए काम होने लग गई। तो आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है कि क्यों ना और सिंकोना में फ़र्क क्या है। खैर, आज हमें पता है कि सिंकोना के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है क्योनीन। सिंकोना में होता है क्योनीन। इस वजह से मलेरिया, अब ये जो क्योनीन है ना, ये मलेरिया को ट्रीट कर सकता है, ये मलेरिया का इलाज कर सकता है। तो देखिए, मलेरिया का इलाज भी मिल गया, लेकिन अभी वजह नहीं मिली कि मलेरिया क्या है। यही हमारे लिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है उस वक़्त के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने। इसके बाद फिर 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, यानी करीब करीब 1800 के करीब, उस वक़्त माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पता चला कि कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, कुछ ऐसे जर्म्स भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो सम डिजीज़ कॉज्ड बाय देम, कुछ बीमारियां वो भी फैलाते हैं। यानी अब ख्याल ये बन गया कि शायद मलेरिया की वजह भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, यानी मलेरिया को फैलाने वाला जरासीम भी कोई इतना छोटा है जो हमें दिखाई नहीं देता। फिर आ गया 1878 का साल। उस साल एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लेवरॉन, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। लेवरॉन ने क्या किया, इसने मलेरिया के एक पेशेंट का खून लिया, मलेरिया के एक पेशेंट का ब्लड, ये समझे ब्लड का सैंपल, इसने यहाँ पे ये ब्लड है, ये लिया, इसको इसने टेस्ट किया माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप तब नई बनी थी, तो इसको उस ब्लड के अंदर ना यूं छोटे छोटे जरासीम नज़र आए, हिलते हुए जरासीम, यूं वो हिल रहे थे। इसने लोगों को बताया, यानी ही ऑब्जर्व ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, मलेरिया के मरीज़ का खून लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा और उसके अंदर उसको नज़र आए लिविंग क्रिएचर, यानी जानदार जरासीम नज़र आए। इसने अपने बाकी साइंसदानों को, डॉक्टर्स को बताया, उन्होंने इसकी बात का यकीन नहीं किया कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बोंगिया मारते हो। उसके 2 साल बाद एक और साइंसदान ने सेम यही चीज़ देखी। फिर उसके 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट को वही जर्म्स नज़र आए मलेरिया के ब्लड के अंदर, मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में। तो फिर फाइनली उस जरासीम को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। तो देखे 2-3 मलेरिया के पेशेंट के खून में ये चीज़ हमें नज़र आई, एक जरासीम नज़र आया, उसको प्लाज्मोडियम कह दिया गया। तो फिर आ गई 90th सेंचुरी का जो एंड था ना, यानी 1899 तक, उस वक़्त हमारे पास मलेरिया के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया एंड मार्श हैव सम रिलेशन। मलेरिया का और मार्श का रिलेशन है, यानी मलेरिया उन इलाके के लोगों को ज़्यादा होती है जो मार्श के करीब रहते हैं, जो कीचड़ के करीब रहते हैं।
दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी उस वक्त ये थी कि क्योनिन इफेक्टिव है मलेरिया के खिलाफ। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि ड्रिंकिंग मार्श वाटर डज नॉट काज मलेरिया, मार्श का पानी पीने से मलेरिया होता नहीं है। चौथी ऑब्जर्वेशन जो थी वो लेवरॉन की वजह से ये बन गई थी कि प्लाज्मोडियम सीन इन ब्लड ऑफ पेशेंट। अब याद रखें ये ऑब्जर्वेशन है, प्रॉब्लम ये है कि मलेरिया की वजह क्या है, ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर ये कर ली गई। तो डेफिनेटली इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे जो हाइपोथेसिस बनता है वो यही बनता है कि प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया फैलाता है। अब इसमें से जो डिडक्शन निकाला जाएगा बायोलॉजिकल मेथड का अगला स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन ये निकलेगा इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, अगर वाकई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, देन all persons ill with malaria have plasmodium in their blood। यानी इफ और देन को इस्तेमाल किया गया कि अगर इसकी वजह यही है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके खून में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आना चाहिए। ये डिडक्शन है। अब इसके ऊपर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। और ज़ाहरी बात है एक्सपेरिमेंट यही होगा कि मलेरिया के मरीज़ों के खून को टेस्ट किया जाएगा, जितने काफ़ी सारे मलेरिया के पेशेंट को। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, आपको पता है एक्सपेरिमेंट हमेशा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। दो ग्रुप बनाए गए, एक कंट्रोल ग्रुप, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने क्या किया, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट टेस्टेड, 100 पेशेंट लिए मलेरिया के, उनके खून का टेस्ट किया। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था इसने 100 हेल्दी पर्सन का टेस्ट किया। अब सिंपली डिडक्शन, अगर मलेरिया के पेशेंट के 100 जो लोग हैं उनके ब्लड में आपको प्लाज्मोडियम नज़र आ गया तो मतलब वजह प्लाज्मोडियम ही है। खैर जब टेस्ट किया गया ना तो मलेरिया के जो 100 पेशेंट थे, इन 100 के ब्लड में हमें वो जरासीम मिल गया प्लाज्मोडियम। अब ये बात क्लियर हो गई कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है, यही जरासीम मलेरिया फैलाता है। अब जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था ना, इसमें 100 लोगों में से 7 में प्लाज्मोडियम मिल गया। हालांकि हमारे तजर्बे के मुताबिक, हमारे हाइपोथेसिस के मुताबिक इन 100 लोगों को क्योंकि मलेरिया नहीं है तो इनमें प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि इन 7 लोगों में प्लाज्मोडियम क्यों है। इसका जवाब आज हमें मालूम है और जवाब है इनक्यूबेशन पीरियड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखिए ये है एक बंदा, इस बंदे के अंदर आज आपने जरासीम दाखिल किया, आज आपने कर दिया दाखिल, अब इसके ब्लड में जर्म मौजूद है, लेकिन ये बंदा फौरी तौर पे बीमार नहीं हो जाएगा बल्कि 1-2 दिन लगेंगे इसको बीमार होने में। जैसे अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर आज कोरोना वायरस आ जाए ना, आप 4-5-6 दिन के बाद बीमार होंगे। तो ये जो आपका पीरियड है ना पैरासाइट के जिस्म में दाखिल होने और बीमारी की सिम्टम शो होने के दरमियान का जो गैप है, इस पीरियड को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। सो पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। यानी ये जो 7 लोग थे इनके अंदर जरासीम तो पहुंच चुका था, अभी इनको सिम्टम शो नहीं थी हुई, हाँ कुछ दिन के बाद इन्होंने भी बीमार हो जाना था मलेरिया की वजह से। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यानी रिजल्ट हमारा निकल आया कि प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया। फाइनली साइंसदानों को पता लग गया कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम ज़्यादा अहम है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड ऑफ मैन। ये प्लाज्मोडियम आखिर आया किधर से, अब ये है नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके ऊपर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन उस दौर में थे वो 2 थे। एक मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्श, कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है मार्श के साथ क्योंकि मार्श के लोगों को मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, मार्श वाटर डज नॉट काज मलेरिया, लेकिन उसकी वजह वाटर नहीं है बल्कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो वाटर पर रहती है, वो उस जरासीम को ट्रांसफ़र करती है। तो उसी दौर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है AFA किंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसने 20 ऑब्जर्वेशन अपने पेश किए। इसके ऑब्जर्वेशन ना बड़े सिंपल से है, इसने 20 ऑब्जर्वेशन दिए। पहला ऑब्जर्वेशन था कि वो लोग जो आउटडोर सोते हैं, हु स्लेप्ट आउटडोर, जो बाहर सोते हैं, मोर मलेरिया, उनको मलेरिया ज़्यादा होता है देन इनडोर। यानी अगर आप कमरे के अंदर सोएं आपको कम मलेरिया होगा, अगर आप बाहर सोएं ज़्यादा होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन था AFA किंग का मलेरिया के बारे में। दूसरा था पीपल हु यूज़ फाइन नेट। फाइन नेट का मतलब है मच्छरदानी।
जो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्लीप, सोने के लिए, लेस गेट मलेरिया, उनको कम होता है, और जो मच्छरदानी नहीं लगाते उनको ज़्यादा होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि हु स्लेप्ट स्मोक, जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, जिनके करीब धुआं हो रात को, नॉट गेट मलेरिया, उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो ये इस तरह की इसकी टोटल 20 ऑब्जर्वेशन थी। अब इन ऑब्जर्वेशन से एक बात तो क्लियर हो रही है कि मलेरिया को ट्रांसमिट कौन कर रहा है? मस्कीटो, मच्छर ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, यानी मलेरिया के जरासीम को एक से दूसरे में। यानी अब हमारा हाइपोथेसिस ये है कि मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, यानी ये मलेरिया का एक पेशेंट है, इसके अंदर ये मौजूद है, प्लाज्मोडियम जरासीम मौजूद है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब जो मॉस्कीटो है यानी मच्छर है, वो जब इसको काटेगा, काट के किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को जाके काटेगा ना, तो फिर ये मच्छर प्लाज्मोडियम को फैलाएगा। यानी मलेरिया की फैलाने की वजह कौन है? मच्छर है, मॉस्कीटो है। तो ये हाइपोथेसिस बनाया गया, लेकिन अभी ये हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करना है। इसमें से पहले निकाला जाएगा डिडक्शन। डिडक्शन ये होगा कि अगर वाकई हम मान लें, सही मान लें कि मॉस्कीटो ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, फिर डिडक्शन ये है कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो, मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। या ये कहें कि इफ़ मॉस्कीटो बाइट अ मलेरियल पेशेंट, अगर मलेरिया के पेशेंट को मच्छर काट ले, इट कैन गेट प्लाज्मोडियम, तो ये जरासीम उसमें से ले सकता है। अब इसके ऊपर तजर्बे करने हैं। तजर्बे किसने किए, एक्सपेरिमेंट किसने किया, नेक्स्ट स्टेप है ये बायोलॉजिकल मेथड का। ये फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है। रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किए 1880 में, और रोनाल्ड रोस एक आर्मी फिजिशियन है, ब्रिटिश है ये, यानी बरतानिया से इसका ताल्लुक है, इंग्लैंड से। ये इंडिया के अंदर काम कर रहा था उस वक़्त इंडिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी 1947 से पहले, ठीक है। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने मलेरिया का एक पेशेंट लिया, ये बंदा जो है समझ ले इसको मलेरिया है, इस बंदे को कटवाया एक मच्छर से, ये मॉस्कीटो है। कौन सा मॉस्कीटो है? एनोफिलस, ये मच्छर का नाम है, एक किस्म है मच्छर की। जब इसने इस मच्छर को मलेरिया से कटवाया, काफ़ी सारे मच्छरों को कटवाया, फिर इन मच्छरों को इसने ऑब्ज़र्व किया, यानी इनको मार के इनकी बॉडी के अंदर देखा, इसको प्लाज्मोडियम मिल गया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस सही है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम को, मच्छर प्लाज्मोडियम को ले सकता है। यानी मॉस्कीटो जब किसी मलेरिया के पेशेंट को काटेगा तो वो उसमें से प्लाज्मोडियम को ले सकता है। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? सिंपली आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि अगला एक्सपेरिमेंट यही होना चाहिए कि मलेरिया के पेशेंट को मच्छर से कटवाएं, फिर इस मॉस्कीटो को नेक्स्ट किसी हेल्दी पर्सन को काटने दे, किसी ऐसे बंदे को जिसको पहले मलेरिया नहीं है। अगर इसको मलेरिया हो गया तो इसका मतलब है वाकई वो कमबख्त मच्छर ही थे जिन्होंने इससे प्लाज्मोडियम को इस तक ट्रांसफ़र किया। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट नहीं करते जिसमें किसी बीमारी के लगने का अंदेशा हो। तो फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। तो अब रोनाल्ड रोस ने चिड़िया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इसने क्या किया, इसने एक बीमार चिड़िया ली। ये जो चिड़िया है इसको क्या है, इसको मलेरिया है, ठीक है। अब समझ ले ये जो चिड़िया है इसको मलेरिया है। इसको इसने एक मॉस्कीटो से कटवाया, वो मॉस्कीटो है क्योलिक्स। जब इस मच्छर ने इस चिड़िया को काट लिया तो ज़ाहिरी बात है, फिर इसने मच्छर को देखा तो मच्छर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम थे, यानी इसने प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन स्टमक एंड मल्टीप्लाइड एंड मूव्ड टू सलाइवा, यानी मच्छर को इसने फिर पकड़ा कटवाने के बाद, फिर मच्छर की बॉडी के अंदर इसने देखा तो इसको प्लाज्मोडियम नज़र आया और वो जरासीम मल्टीप्लाई भी हो रहे थे और उसके स्टमक से फिर उसके मुंह में भी आ जाते थे वो जरासीम प्लाज्मोडियम। फिर इसने क्या किया, ये जो मॉस्कीटो है जिसके पास जरासीम है, इससे इसने कटवाया हेल्दी स्पैरो को। ये चिड़िया हेल्दी है। फिर इसने हेल्दी स्पैरो के कुछ देर रखा तो हेल्दी स्पैरो बीमार हो गई, यानी उसको मलेरिया हो गया। तो बात कन्फर्म हो गई कि इस मलेरिया की पेशेंट स्पैरो से इस हेल्दी स्पैरो तक किसने ट्रांसफ़र किया, प्लाज्मोडियम यानी जरासीम मॉस्कीटो ने, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अभी इंसान पे तजर्बा अभी तक नहीं हुआ।
आखिरकार फिर 1898 में कुछ इटालियन बायोलॉजिस्ट ने इंसान के ऊपर भी तजर्बा किया। दे परफॉर्म्ड सेम एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन। इन्होंने क्या किया, ये मलेरिया का एक पेशेंट है समझ लें, ठीक है, इसको मलेरिया है, इसको मच्छर से कटवाया। कौन सा मच्छर? एनोफिलस मॉस्किटो। जो एनोफिलस मॉस्किटो इससे कटवाया, फिर इस मच्छर को कुछ दिन ज़िंदा रखा। अब मच्छर के अंदर जरासीम मौजूद है, याद रखिए। फिर ये एक बंदा जिसको मलेरिया नहीं है, ये हेल्दी है, ये बंदा हेल्दी है, इस बंदे को कटवा दिया इसी मच्छर से। अब वो प्लाज्मोडियम मौजूद है इस मच्छर के बॉडी के अंदर। अब इसी मॉस्किटो ने जब इस हेल्दी पर्सन को काटा, ठीक है, ये बंदा हेल्दी था, इसको कोई मलेरिया नहीं था, तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि ये बंदा जो पहले हेल्दी था, इसको मलेरिया हो गया, ये बंदा मलेरिया का शिकार हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को एक पेशेंट से दूसरे में, वो भी सही हो गया। तो अब यहाँ तक जो है मलेरिया वाली एग्जांपल कंप्लीट हुई। दो बातें पता चली है बायोलॉजिकल मेथड के नतीजे में। पहली बात ये पता चली कि प्लाज्मोडियम दरअसल वजह है मलेरिया की। दूसरी बात हमें ये पता चली कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। और कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलस मॉस्किटो, इंसानों से एक से दूसरे में, ये वाला फीमेल एनोफिलस, ये मुंतकिल करता है प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे में। कुछ इन्फॉर्मेशन के टेबल भी है, यहाँ से भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक इन्फॉर्मेशन का टेबल ये है कि फीमेल मॉस्किटो नीड ब्लड फॉर मैच्योरेशन ऑफ एग। याद रखें, जो मेल मॉस्किटो है वो खून नहीं चूसता, सिर्फ फीमेल को चाहिए खून, और वो भी खुराक के तौर पर नहीं बल्कि मैच्योरेशन ऑफ एग के लिए, अपने अंडों के लिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है। एक बात शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एडीज मॉस्किटो, एक और मच्छर है जिसका नाम है एडीज, ट्रांसमिट डेंगी। ये डेंगी जो फीवर है ना, डेंगी फीवर, उसको एक से दूसरे में फैलाते हैं। एक टेबल यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि व्हेन फीमेल मॉस्किटो पायरेसिस स्किन, पायरेसिस का मतलब है पंक्चर, जब मच्छर खून पीने आता है हमारी स्किन पे बैठता है और स्किन को पंक्चर करता है, फिर क्या करता है, विद माउथ पार्ट शी इंजेक्ट सम सलाइवा। तब वो, यानी कि आप ये समझ लें कि ये हमारी स्किन है, यहाँ पे एक मच्छर आके बैठा, इसने हमारी स्किन को थोड़ा सा पंक्चर किया और फिर अपना सलाइवा हमारे खून में शामिल कर दिया। मच्छर ने अपना सलाइवा हमारे ब्लड में डाला, उससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे खून को जमने फिर नहीं देता। अब मच्छर बड़े मज़े से वो ब्लड पिएगा और वो ब्लड मच्छर के अंदर आके क्लॉट नहीं करेगा। और एक बात और, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि विल्ट क्यों बनता है, जब हमें मच्छर काट ले उसके बाद आपको पता है एक छाला सा बन जाता है, वो क्यों बनता है, उस छाले को कहते हैं विल्ट। तो विल्ट अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू सलाइवा। उस सलाइवा की वजह से, वो जो मच्छर ने हमारे अंदर अपना थूक शामिल किया था उसकी वजह से हमारे विल्ट बनता है और ये 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें से आपने जितने शॉर्ट मैंने बताए हैं और जो लॉन्ग बताए हैं वो करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।